तो हम यहाँ केमिस्ट्री के सॉल्यूशंस चैप्टर के कुछ और कंसेप्ट को देख लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने क्वांटिटेटिव कंसंट्रेशन के कई मेथड्स को पढ़ा था। अभी हम उन्हीं मेथड्स के रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे जिनसे हमारे कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके। जिनके लिए कैलकुलेटर अलाउड नहीं है वो अपने मोबाइल में भी ये कैलकुलेशन कर कर इस न्यूमेरिकल्स को देख सकते हैं ताकि उनके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर यहाँ देखें हम तो कह रहे हैं कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल, जिसे हम C2H6O2 भी कह सकते हैं, इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल बाई मास। तो सीधी सी बात है कि हमें 20% बाई मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल दिया है और कह रहे हैं कि इसकी मोल फ्रैक्शन मुझे निकालना है ऑफ द इथिलीन ग्लाइकॉल। तो अगर मैं सॉल्यूशन के बारे में सोचूं तो ऐसे कह सकते हैं 20% बाई मास, मतलब 20% मास बाई मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल, मतलब C2H6O2 ये वाला हमारे पास है। ऐसा सॉल्यूशन हमारे पास दिया है। ठीक है, ये सॉल्यूशन है। इनका क्या मतलब है? डैट इज़ 20 ग्राम ऑफ C2H6O2 है एंड 80 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है। यहाँ कोई भी सॉल्वेंट नहीं दिया है तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट वाटर समझ लेता हूँ। ऐसा एक सॉल्यूशन हमारे पास दिया है। अब कह रहे हैं कि इसी बात को आप मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में बताइए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल कितना है। अब देखिए, अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल, मोल फ्रैक्शन को हम स्मॉल x से भी डिनोट करते हैं। तो ऐसा वो क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ये इथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, इथिलीन ग्लाइकॉल तो थोड़ा जगह कम है तो ऐसे ही सिर्फ लिख देते हैं नीचे में। इनका ये मतलब है इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल तो रहेगा ही, साथ में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर भी रहेंगे, मोल्स ऑफ वाटर। तो यही होगा हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल। तो मुझे सबसे पहले क्या निकालना है? यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल निकालना है। दिया कितना है? 20 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल मेरे पास है। तो मैं कैसे निकालूंगा? सबसे पहले मुझे मोलर मास निकालना होगा कि एक मोल ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल का कितना वेट होता है, इसे मोलर मास कहते हैं। तो मोलर मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल क्या है? ठीक है, जिसे मोलर मास को हम कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल एम से। फिर यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, कैपिटल एम फिर मतलब मोलैरिटी भी होता है, तो इसे रहने देते हैं। इज इक्वल्स टू कार्बन के लिए 12, हाइड्रोजन के लिए 1 एंड ऑक्सीजन के लिए 16। तो क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 16। अगर इसे सॉल्व करें तो ये 62 ग्राम पर मोल। इसका ये मतलब हो रहा है कि एक मोल ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल का वेट है 62 ग्राम। ठीक है, तो अगर एक मोल का वेट 62 ग्राम है तो 20 ग्राम मतलब कितना मोल होगा, मुझे ये निकालना है। तो नंबर, क्योंकि हमारे इस पास क्या है? 20 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल है 80 ग्राम ऑफ वाटर में। तो अगर एक मोल का ऐसे लिख सकते हैं कि 62 ग्राम का मतलब है 1 मोल, तो फिर 20 ग्राम का मतलब कितना मोल है? जस्ट मैं मोल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो नंबर ऑफ 1 ग्राम का मतलब कितना मोल होगा? 1/62। ये यूनिटरी मेथड अगर मैं देखूँ तो वैसे ही 20 ग्राम का कितना मतलब होगा? 20/62 मोल ये होगा। वही मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स, इसे साइड कर देता हूँ। बेसिकली पीछे यही कंसेप्ट चल रहा है जो हमने यहाँ लिखा है, ये वाले। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6O2 इज इक्वल्स टू होगा 20/62।
62, 20 है हमारा ग्राम एंड ये 62 क्या है हमारा ग्राम पर मोल। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मोल मिलेगा कितना 0.322 मोल। ये हमें मिला मोल ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। लेकिन हमें मोल ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल से तो काम नहीं चलेगा, हमें ये भी जानना है नंबर ऑफ वाटर। तो ये भी देख लेते हैं कि सॉरी मोल्स ऑफ वाटर। तो मोलर मास ऑफ वाटर क्या है, मोलर मास ऑफ H2O कितना होता है, हाइड्रोजन के लिए 1 एंड ऑक्सीजन के लिए 16, तो 2 × 1 + 16 = 18 ग्राम पर मोल। ओके, अब मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर H2O ये निकालना है। ये कितना होंगे, यहाँ 80 ग्राम से डिवाइडेड बाई 80 ग्राम्स डिवाइडेड बाई 18 ग्राम पर मोल। सेम यही बैक में ये यूनिटरी मेथड ही चल रहा है, तो इसे मैं 4.444 मोल्स लिख सकता हूँ। तो मुझे अब क्या पता चल गया, मुझे एक ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल पता चल गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर पता चल गया। अगर मुझे अब मोल फ्रैक्शन निकालना है इथिलीन ग्लाइकोल का, जो मुझे क्वेश्चन में कहा गया है मोल फ्रैक्शन को मैं ऐसे स्मॉल x से डिनोट करता हूँ, तो यहीं पर मैं पुट करके दिखा देता हूँ यहाँ पर ही, ठीक है, इसे थोड़ा नीचे करके। तो इनमें क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल मतलब 0.322 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल 0.322 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 4.444। इसे अगर सॉल्व करें कैलकुलेटर में तो ये हमें ये आंसर मिलेगा 0.068। तो ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। ऑब्वियसली अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी मुझे निकालना हो, जिसे कैसे निकालेंगे, जैसे इसे x कहते हैं तो उसे XH2O कहेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। वो क्या होगा 1 माइनस ये वाले, क्योंकि हमने कहा था पहले ही कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों के मोल फ्रैक्शन को अगर ऐड किया जाए तो वो डैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। तो 1 माइनस दिस वन 0.068 दैट इज इक्वल्स टू 0.932। तो ये हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है या वाटर कह सकते हैं, और ये हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है मतलब इथिलीन ग्लाइकोल। तो सिंपल से थे, जस्ट हमने कंसेप्ट यूज़ करके मास बाय मास वाले को कन्वर्ट किया है मोल फ्रैक्शन में। लेकिन ये सारे न्यूमेरिकल्स थोड़े ज़रूरी है कंसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए। अब दूसरे देखते हैं हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द मोलैरिटी, ठीक है, ये ध्यान रखना है, मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले देख लेते हैं कि मोलैरिटी का क्या मतलब है, तभी तो उसके अकॉर्डिंगली हमें वैल्यू सारे निकाल कर इनमें पुट करेंगे तब हमें मोलैरिटी पता चल जाएगा। तो वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इसलिए न्यूमेरिकल करना ज़रूरी है ताकि ये जितने हम एक्सप्रेशन है ना, ये बार बार लिख लिख कर इसे प्रैक्टिस कर करके अब हमें अच्छे से याद हो जाएगा बार बार। ओके, तो ये देखने के लिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही तो डेफिनेशन है हमारे मोल फ्रैक्शन का। अब ये सारे वैल्यूज़ हमें ढूंढ ढूंढ कर निकालना है और फिर पुट कर आंसर मिल जाएंगे। क्या दिया है, किस कंडीशन में दिया है कि 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो 5 ग्राम ऑफ NaOH, 5 ग्राम ऑफ NaOH दिया है, ठीक है, और सॉल्यूशन के लिए क्या दिया है 450 ml सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन तो मुझे वॉल्यूम में ही चाहिए और लीटर में ही चाहिए, तो ये 450 ml को अगर मैं लीटर में कन्वर्ट करूँ तो जस्ट डिवाइड बाई 1000 करना पड़ता है, तो 0.5 लीटर कह सकते हैं। ये हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन। ओके, और इसे हमें किसे कन्वर्ट करना है, नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो मोलर मास पहले जानना होगा, मोलर मास ऑफ NaOH। तो सोडियम का है 23 और ऑक्सीजन का है 16 एंड हाइड्रोजन का है 1। देयरफॉर मोलर मास है 23 + 16 + 1
डेट इज इक्वल टू 40 ग्राम पर मोल। क्या मतलब हुआ कि 1 मोल ऑफ NaOH का वेट है 40 ग्राम। ओके ओके 1 मोल मतलब 6.023 इंटू 10^23। इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर मैं NaOH का लूँ तो उनका वेट है 40 ग्राम। ओके लेकिन मुझे कितना 5 ग्राम ही NaOH लिया है, तो वो कितने मोल है? जस्ट यूनिटरी मेथड से भी देख सकते हैं कि अगर 40 ग्राम का मतलब है 1 मोल, तो 1 मोल, तो 1 ग्राम का क्या मतलब है 1/40 मोल। वैसे ही 5 ग्राम का क्या मतलब है 5/40 मोल। तो वैसे ही यहाँ पर लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इज इक्वल्स टू गिवन मास कितना है 5 ग्राम डिवाइडेड बाई 40 ग्राम पर मोल। ये कट कर हो जाएंगे कितना 0.125 मोल्स। ठीक है, बैक में ये कैलकुलेशन चल रहा है। ओके ठीक है, अब मुझे बस और कुछ नहीं करना, मुझे इन पे पुट करना है। m इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिला है इतना, तो 0.125 कर देता हूँ डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ दी सॉल्यूशन इन लीटर। कितने वॉल्यूम में था ये 450 ml ऑफ सॉल्यूशन में था। 450 ऑफ ml है लेकिन मुझे इसे लीटर में लिखना है तो 0.45, तो इसे मैं जस्ट 0.45 यहाँ लिख दूंगा। इतने वॉल्यूम पे ये है, ये लीटर में है और ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स है। इसे अगर सॉल्व करूँ तो ये आता है 0.278 यूनिट होगा m। इतना यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये m मतलब है m स्टैंड्स फॉर मोलैरिटी। मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 0.278 m। ओके नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ कह रहे हैं हमें मोलैरिटी फिर से निकालना है। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। ठीक है, फिर से देखते हैं कि हमें जब मोलैरिटी निकालना है तो क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पर हमारा सॉल्यूट क्या है, एथेनोइक एसिड जो है ये हमारा सॉल्यूट है, CH3COOH ये हमारा सॉल्यूट है, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यही तो करना है, तो हमें मोलैरिटी पता चल जाएंगे। अच्छा अब देखते हैं कि कितना बेंजीन कितना है, मतलब हमारा बेंजीन 75 ग्राम है। 75 ग्राम बेंजीन है, ये हमारा सॉल्वेंट है 75 ग्राम बेंजीन। ठीक है, और सॉरी यहाँ पर हमने गलत लिखा है, ये मोलैरिटी नहीं ये मोलैलिटी होंगे, क्वेश्चन थोड़ा मैं गलत लिख दिया इसलिए सॉरी। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर मोलैलिटी होने के कारण अकॉर्डिंगली ये भी स्मॉल m होगा और डिनोमिनेटर में हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 1000। यहाँ पर इसे हटा देता हूँ, ये आप समझते ही होंगे कि ये हमारा सॉल्यूट क्या है इंटू 1000। ये हमारा एक्सप्रेशन फॉर मोलैलिटी। अब यहाँ पर क्या क्या दिया है, मास ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम, हमारा सॉल्वेंट बेंजीन है, उनका मास इन ग्राम दिया है 75, तो ये तो मुझे अवेलेबल है, हमारा डिनोमिनेटर अवेलेबल है। न्यूमरेटर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये वो 2.5 ग्राम दिया है, इसे मुझे मोल्स में कन्वर्ट करना है। 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। तो इथेनोइक एसिड का सबसे पहले मोलर मास निकालते हैं। मोलर मास ऑफ इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड मतलब क्या होता है CH3COOH, यहाँ C का 12 है, H के लिए 1 है, फिर ऑक्सीजन के लिए 16 है, हाइड्रोजन के लिए 1 है, ये हमें पता है। तो ये सब यहाँ पुट करो तो 12 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1, इन सारे को ऐड करने से हमें मिलेगा 60 ग्राम पर मोल। क्या मतलब हुआ कि 1 मोल ऑफ इथेनोइक एसिड का वेट कितना है 60 ग्राम।
ओके, तो 2.5 ग्राम मतलब कितने मोल्स होंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉइक एसिड इज इक्वल्स टू 2.5 ग्राम डिवाइडेड बाई 60 ग्राम पर मोल। इसे सॉल्व करने से 0.0417 मोल। ऑब्वियस सी बात है, ये इतने सारे बड़े बड़े कैलकुलेशन जिनके एग्जाम में कैलकुलेट अलाउड नहीं है उनका नहीं आएंगे, लेकिन तब भी आपको ये सारे न्यूमेरिकल्स देखने हैं मोबाइल के कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके, सिर्फ अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। ओके, तो ये हमें ये नंबर ऑफ मोल्स मिल गए। तो अब हमें स्मॉल एम निकालना है, मोलैलिटी। मोलैलिटी के लिए जस्ट ये डिवाइडेड बाई ये, तो 0.0417 डिवाइडेड बाई 75 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। ये जो 1000 है ये, इसे अगर मैं पूरा सॉल्व करूँ तो ये 0.556 एम। एम स्टैंड्स फॉर मोलैलिटी। ये इनका आंसर है। फिर देखते हैं दूसरे क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स को। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पर मास परसेंटेज पूछा गया है। तो मास परसेंटेज तो हमें पता है, मास परसेंटेज क्या कैसे निकालते थे। मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन पहले लिखते हैं, मुझे दोनों ही का निकालना है। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन इज इक्वल्स टू क्या है, मास ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय मास ऑफ बेंजीन प्लस मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। यही है इनका। और मास परसेंटेज ऑफ CCl4 क्या है, मास ऑफ CCl4 डिवाइडेड बाई मास ऑफ बेंजीन प्लस मास ऑफ CCl4। यही तो था। तो यहाँ सारे कुछ दिया है, जस्ट मुझे पुट करना है वैल्यू। 22 ग्राम है बेंजीन का डिवाइडेड बाई 22 ग्राम फिर से बेंजीन का, 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसे सॉल्व करने से इंटू 100 करना होगा, क्योंकि ये मास परसेंटेज है तो यहाँ भी इंटू 100 परसेंटेज में निकालना है, इसलिए इंटू 100, यहाँ भी इंटू 100। तो इसे मैं अगर सॉल्व करके इंटू 100 करूँ तो हमें आंसर आ रहा है 15.28%। 15.28%। इसे अगर सॉल्व करूँ तो ये 122 न्यूमरेटर में है, डिवाइडेड बाई 22 प्लस 122 इंटू 100। सो दिस इज इक्वल्स टू 84.72%। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो ये फिर से 100% हो रहा है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। सुतरां मैं इतना सारे ऐसे कैलकुलेशन नहीं करके, मैं 100 से अगर 15.28 को माइनस करता तब भी मुझे ये मिल सकता था। यही सेम कंसेप्ट हमारे मोल फ्रैक्शन में भी है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मोल फ्रैक्शन को अगर मैं ऐड करूँगा तो वो 1 होंगे। वैसे ही यहाँ पर भी अगर मैं दोनों के मास परसेंटेज को अगर ऐड करता हूँ तो वो 100% होंगे। वैसे ही वॉल्यूम बाई वॉल्यूम में भी जब दोनों के मैं वॉल्यूम परसेंटेज को ऐड करूँगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के, तो भी वो 100 होंगे। तो ये सारी बातें न्यूमेरिकल करते करते ही कंसेप्ट में आता है, क्लियर होता है। अब यहाँ देखते एक और न्यूमेरिकल है। यहाँ कह रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज। मेरे पास एक सॉल्यूशन दिया है, ठीक है, उस पर लेबल चिपका है। ओके, क्या लिखा है लेबल पे कि ये सॉल्यूशन जो है, ये हमारा क्वेश्चन आंसर वाला सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन जो है 10% वेट बाई वेट है। ये ध्यान रखना है कि वेट बाई वेट, मास बाई मास या बाई मास लिखा हो या बाई वेट लिखा हो, ये चारों का एक ही मतलब है कि वो मास बाई मास है। तो ऐसा एक सॉल्यूशन दिया है ऑफ ग्लूकोज। तो 10% वेट बाय वेट ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन है। इसका क्या मतलब है, पहले मतलब लिख लेते हैं। इसका ये मतलब है कि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को ऐड किया गया है 90 ग्राम ऑफ वाटर में।
पहले ये मतलब हमने लिख लिया, ऐसे एक लेबल लगा है तो इस टाइप के सॉल्यूशन है इनमें। व्हाट वुड बी दी मोलैलिटी, देख लीजिए, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच ऑफ द कंपोनेंट इन दी सॉल्यूशन। ये हमें निकालना है कि मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन क्या है इनमें। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखते हैं। मोलैलिटी मुझे जानना है, दोनों का ही जानना है, याद रखिए, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच ऑफ द कंपोनेंट। तो मोलैलिटी अगर मुझे जानना है, मोलैलिटी का क्या फॉर्मूला है, स्मॉल इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 1000। यही तो इनका फॉर्मूला है। अब मुझे इनमें पुट कर करके वैल्यू निकालना है। देखिए, मास ऑफ दी सॉल्वेंट इन ग्राम दिया ही है 90, तो मुझे इसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अब ये नहीं दिया है, ये मुझे निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मुझे ग्लूकोज निकालना है। कितना ग्राम है, 10 ग्राम। पहले मैं क्या निकालूंगा, मोलर मास। तो मोलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना है, ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज होता है C6H12O6। तो इनके लिए अगर मुझे मोलर मास निकालना है तो ये 6 × 12, क्योंकि कार्बन का 12 होता है एटॉमिक वेट, इनका होता है 1 और इनका होता है 16। तो 6 × 12 प्लस 12 × 1 प्लस 6 × 16, इसे सॉल्व करूँ तो 180 ग्राम पर मोल। क्या मतलब हुआ कि एक मोल ऑफ ग्लूकोज का वेट 160 ग्राम है। वेरी गुड। मेरे पास कितने मोल ऑफ ग्लूकोज है, सॉरी कितने ग्लूकोज ग्राम ऑफ ग्लूकोज है, 10 ग्राम ही है। तो 10 ग्राम मतलब कितना मोल होगा, फिर से देख लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल्स टू, क्या करना है, 10 ग्राम डिवाइडेड बाई 180 ग्राम पर मोल। इसे अगर सॉल्व करूं तो ये हो रहा है 0.056 मोल। इतने मोल ऑफ हमारे पास सॉल्यूट है। ये पता चल गया कितना मास ऑफ सॉल्वेंट है, वो ऑलरेडी हमें पता है 90। तो अब इसे निकालने में किस बात की देरी, तो मोलैलिटी इज इक्वल्स टू 0.056 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 1000। जस्ट मैंने यहाँ पर सब कुछ पुट कर दिया। दिस इज कमिंग इक्वल्स टू 0.622 m। ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट हमने मोलैलिटी निकाल लिया सॉल्यूशन का। अब मोल फ्रैक्शन निकालना है ईच ऑफ द कंपोनेंट के लिए। मोल फ्रैक्शन हम जानते हैं ना, ऐसे मोल फ्रैक्शन x से लिखेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज क्या होगा, C6H12O6। तो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, उसे लिख देते हैं n C6H12O6 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर H2O। ये हमारा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O वाटर इज इक्वल टू 1 माइनस, क्योंकि अब हम समझदार हो गए, इतना कुछ फिर से पुट करके निकाल सकते थे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ऐसे करके भी निकाल सकते थे और ऐसे भी निकाल सकते हैं 1 माइनस नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H12O6। इससे अगर सब्ट्रैक्ट करूँ तब भी आ जाएगा, क्योंकि हम अब ये जान चुके हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अगर मैं करूं तो इनका आंसर हमेशा इक्वल्स टू 1 आता है। तो उसका एडवांटेज लेते हुए हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। मुझे क्या क्या मिल चुका है ऑलरेडी, मैंने यहाँ पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल कर रखा है, तो ये तो मुझे पता है n ग्लूकोज का। मोल्स ऑफ मुझे सॉल्वेंट भी निकालना है, ये मैं नहीं निकाला हूँ तो ये मुझे निकालना होगा। तो इसे फ़िलहाल थोड़े साइड में रखते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं, सॉल्वेंट सॉरी। तो सॉल्वेंट के लिए क्या करना होगा, ऐसे ही मोलर मास ऑफ वाटर, मोलर मास ऑफ वाटर, वाटर में है क्या H2O, मतलब 2 × 1 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 18 ग्राम पर मोल। ये मोलर मास ऑफ हमारा वाटर है। वाटर कितना है, 90 ग्राम है। तो 90, इसका 90 ग्राम मतलब कितने मोल्स होंगे, मुझे वो निकालना है। देयरफॉर नंबर ऑफ
moles of water is equals to 18 gram is equals to 90 ग्राम डिवाइडेड बाई 18 ग्राम पर मोल। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है 5 मोल। तो हमारे वाटर 5 मोल है, NH2O 5 मोल है। तो अब मुझे कुछ नहीं करना, यहाँ पर ये वाटर का मोल है, ये हमारे ग्लूकोज का मोल है, इसने यहाँ पर पुट करना है। तो ग्लूकोज का 0.056 डिवाइडेड बाई 0.056 प्लस वाटर का नंबर ऑफ मोल्स 5। इसे सॉल्व करने पे आंसर आ रहा है 0.011। तो ये हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या आया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। अब अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना है, जस्ट मैं 1 माइनस ये कर दूंगा तो मैं फट से आंसर पे आ जाऊंगा। वो कितना होगा 1 माइनस, अगर मैं ये करूँ तो 1 माइनस 0.011, तो ये आ रहा है 0.989। तो ये हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर है, ये हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज है। तो हमने ईच कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया। वेरी गुड। अब थोड़े और क्वेश्चन में कुछ पूछा गया है। क्या पूछ रहे हैं कि इफ़ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर देन व्हाट शैल बी दी मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब मोलैरिटी की बात कर रहे हैं, डेंसिटी क्यों दिया गया है थोड़ी देर बाद समझेंगे। उसके पहले जैसे ही मोलैरिटी की बात हुई है, मोलैरिटी की मैं एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यही तो हमने पढ़ा है पहले से, ठीक है, यही मोलैरिटी है। तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो पहले से ही पता है, यहाँ पर देखिए लिखा है। अब मुझे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन पता करना है इन लीटर। क्या मुझे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन पता है? आंसर है नहीं पता। मुझे क्या पता है तब? मुझे सिर्फ ये पता है कि जिस लेवल लगा हुआ मुझे एक सॉल्यूशन मिला है, जिनमें 10% वेट बाय वेट लगा है, इनमें 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, हर 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज के लिए 90 ग्राम ऑफ वाटर है। तो अगर ये 100 ml सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन होता, ये सॉल्यूशन का वेट 100 ग्राम है, तो इस 100 ग्राम में 10 ग्राम ग्लूकोज है और 90 ग्राम वाटर है, ये मुझे पता है, ठीक है। ये दोनों मिलाकर मुझे 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन मिल रहा है। तो मैं ये लिख सकता हूँ 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्लस 90 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन का मुझे, ये तो वेट है ना, मतलब मास है, मुझे तो क्या चाहिए, वॉल्यूम में चाहिए। तो वॉल्यूम में कैसे पाएंगे, इसलिए ये डेंसिटी दिया है कि 1.2 ग्राम पर ml। ओके, अब इनका यूज़ करना है मुझे। तो मुझे क्या क्या दिया है, मुझे डेंसिटी दिया है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। और मुझे क्या दिया है, मास मुझे पता है, मास इज इक्वल्स टू 100 ग्राम। किनका मास है, क्योंकि मुझे वॉल्यूम किनका निकालना है, सॉल्यूशन का निकालना है। तो ये मास भी सॉल्यूशन का है, डेंसिटी भी सॉल्यूशन का है, वॉल्यूम भी अब मैं सॉल्यूशन का ही निकालूंगा, ठीक है। ये सारे चीज़ किनका है, सॉल्यूशन का, ये याद रखना है, सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया है, सॉल्यूशन का मास मैं यहाँ से ही समझ ले रहा हूँ, क्योंकि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व है 90 ग्राम ऑफ वाटर में। तो 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज 90 ग्राम ऑफ वाटर जब मैं मिलाऊंगा, दोनों को मिलाकर तो मुझे 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन ही मिलने वाला है। तो वही 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर है, मास। अब मुझे मास पता है, डेंसिटी पता है, वॉल्यूम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, मास बाई डेंसिटी करने से ही मिल जाएगा मुझे वॉल्यूम, ठीक है ना। तो मास है हमारा 100 ग्राम, डेंसिटी है 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। इसे सॉल्व करूं तो 83.33 मिलीलीटर ये हमारा वॉल्यूम आ रहा है। क्या हमारा काम मिलीलीटर में चलेगा? नहीं, हमें लीटर में चाहिए। तो मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 1000 से इसे डिवाइड करना है। 1000 से जब डिवाइड करूँगा तो ये डेसिमल 3 प्लेस इधर आएंगे, तो 1 प्लस इधर, 2 प्लस इधर और 1 इधर आएंगे तो 0। तो 0.083 ऐसा लिख सकते हैं लीटर। ये हमारा हो गया वॉल्यूम ऑफ दी सॉल्यूशन। अब यहाँ पर पुट करना है, देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पहले ही निकाल के मैंने रखा था,
0.056 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। ये है हमारा वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर 0.083। वॉल्यूम कैसे निकाला, पहले मास था, डेंसिटी इन्होंने दिया, दोनों को मैंने मास बाई डेंसिटी करके वॉल्यूम निकाला मिलीलीटर में, फिर लीटर में, यहाँ पर लीटर में ही चाहिए था। इसे अगर सॉल्व करूँ तो आंसर आ रहा है 0.675 एम, कैपिटल एम स्टैंड्स फॉर मोलैरिटी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जो जो गिवन था सब हमने निकाल दिया। मोलैरिटी निकाला है, मोलैलिटी निकाला है और मोल फ्रैक्शन निकाला है। उम्मीद है इससे आपकी कंसेप्ट थोड़े तो कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे ज़रूर। अब ये आखिरी एक न्यूमेरिकल देखते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि अ सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन एंड 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन बाय मास। समझने वाली बात है कि दो सॉल्यूशन को मिलाकर एक तीसरा सॉल्यूशन बनाने की यहाँ बात कह रहे हैं। पहला जो सॉल्यूशन है ऐसे लिखते हैं, ये हमारे पास एक सॉल्यूशन 1 है, एक सॉल्यूशन 2 है, और इन दोनों को मिलाकर हम एक रिजल्टिंग सॉल्यूशन बना रहे हैं। ये लिख देते हैं रिजल्टिंग सॉल्यूशन। ठीक है, इनमें सॉल्यूट है, इनमें भी सॉल्वेंट है, और फिर हमारा टोटल मास होगा, टोटल मास। देखिए पहले में क्या कह रहे हैं कि वी आर मिक्सिंग एक्चुअली 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन बाय मास विथ 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन बाय मास। तो पहले ही सॉल्यूशन 1 जो है उनका टोटल मास 300 ग्राम है। लिख देता हूँ। सॉल्यूशन 2 जो है उनका टोटल मास 400 ग्राम है, ये भी लिख देता हूँ। दोनों को जब मिलाऊंगा तो ऑब्वियसली जो सॉल्यूशन फाइनल सॉल्यूशन बनेगा उनका मास तो 700 ग्राम होगा दोनों को ऐड करके, तो ये हमें पता है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि सॉल्यूशन 1 जो है जो 300 ग्राम है वो 25% बाई मास वाला सॉल्यूशन है। तो एक सॉल्यूशन अगर 25% बाई मास है, मास बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है, इनका क्या मतलब होता है, इनका ये मतलब होता है कि 25 ग्राम सॉल्यूट है इन 75 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यही ना। ठीक है, लेकिन ये मिलाकर कितना होगा 100 ग्राम। सॉल्यूशन हमें दिया 300 ग्राम, ठीक है ना, तो जस्ट 3 टाइम्स करना है मुझे। इसका मतलब है 75 ग्राम ऑफ सॉल्यूट है इनका 3 टाइम्स अगर मैं करूँ तो 5 to 25 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। बस एक ही बात है, ये 25% मास बाई मास को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर 25 ग्राम सॉल्यूट है 75 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, दैट इज 75 ग्राम ऑफ सॉल्यूट है टू 25 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, जस्ट इसे मैं पूरे को मल्टीप्लाई बाई 3 कर दिया। क्यों ऐसा है, क्योंकि 300 ग्राम दिया है इसलिए। जस्ट मुझे तो टोटल करके 300 चाहिए, तो 75 प्लस 225 करूँगा तो ये 300 होता है। तो इससे मुझे पता चल रहा है कि इस गोटे पूरे मास का 300 ग्राम का 25% सॉल्यूट है। तो 300 का 25% कितना होता है, 75 होता है। तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि 25% ऑफ 300 दैट इज 300 ग्राम, हाँ, दैट इज इक्वल्स टू 75 ग्राम। अब 75 ग्राम सॉल्वेंट है तो सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्यूट होगा ऑब्वियसली 300 ग्राम माइनस 75 ग्राम इज इक्वल्स टू 225 ग्राम। ये एक और तरीका है समझने का। यहाँ भी है, ये 40% सॉल्यूशन ऑफ 40% बाई मास है, तो यहाँ पर सॉल्यूट कितना है 40% ऑफ 40 है, 40% ऑफ 400 ग्राम। क्या होता है 40% 400 ग्राम 160 ग्राम, और 160 ग्राम अगर ये है तो 400 माइनस 160 इज इक्वल्स टू 240 ग्राम हमारे पास सॉल्वेंट है, ये वाले। ठीक है, अब यहाँ रिजल्टिंग सॉल्यूशन में क्या होगा, ये 75 ग्राम प्लस ये 160 ग्राम ही मिलकर यहाँ आएगा। तो 75 ग्राम प्लस 160 ग्राम इज इक्वल्स टू 235 ग्राम हमारे पास सॉल्यूट हो गया। और सॉल्वेंट कितना है 225 ग्राम प्लस 240 ग्राम इज इक्वल्स टू 465 ग्राम हमारे पास सॉल्वेंट है। अब देखिए इसे और इसे 235 और 465 को अगर मैं ऐड करूँ तो ये 700 ग्राम हो रहा है जो टोटल मास है। अब मुझे क्या करना है, इस रिजल्टिंग सॉल्यूशन में मास परसेंटेज निकालना है।
मास परसेंटेज क्या होता है? मास परसेंटेज मतलब है कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, यही तो होता है मास परसेंटेज। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मास ऑफ सॉल्यूट कितना है ये, तो 235 डिवाइडेड बाई 235 प्लस 465 ओके इंटू 1000 में भूल गया 100 सॉरी यहाँ क्योंकि परसेंटेज में है, यहाँ भी इंटू 100। इसे अगर सॉल्व किया जाए तो ये आ रहा है 3.57%। ये हमारा हो गया मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट का मास परसेंटेज इतना है। अगर सॉल्वेंट का भी मास परसेंटेज निकालना हो, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ भी फिर वो समझदारी वाली बात दिखानी है कि दोनों को ऐड करके 100% होना चाहिए। तो मुझे 100 माइनस अगर मैं 33.75 करूँ तो मैं जल्दी से 66.43 पा जाऊँगा और यही हमारा मास परसेंटेज होगा सॉल्वेंट का। अगर मैं ऐसे डिटेल में करने जाऊँ तो भी वो सेम है, मुझे मास ऑफ इस बार सॉल्वेंट लिखना होगा ऊपर डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, अब मास ऑफ सॉलिड कितना है दिया है यहाँ पर, मास ऑफ सॉल्वेंट 465, तो यहाँ पे मैं 465 डिवाइडेड बाई सॉरी 5 बहुत बड़ा हो गया, 465 डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूट 235, तो 235 प्लस 465 फिर से मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100 करना उस समय भी भूल गया था, इस समय भूल गया था। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको वही 66.43 मिलेगा ऐसे। तो यही हमारे से पूछा गया था, ये हमने निकाल लिया है। थैंक यू। तो अब हम यहाँ एक नए टर्म को सीखेंगे जिनका नाम है सॉल्युबिलिटी। अभी सॉल्युबिलिटी क्या है इसे समझने के लिए डेफिनेशन तो देखेंगे ही, इसके पहले ये देख लेते हैं कि सॉल्युबिलिटी का मतलब ये है कि अगर मैं 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट लूँ, ठीक है, समझिए कि मैं 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट लूँ और इसमें मैं कितना ग्राम ऑफ सॉल्यूट मैं इस 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में कितने ग्राम ऑफ सॉल्यूट को डालूंगा ताकि ये जो सॉल्यूशन है ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, वही होगा इसकी सॉल्युबिलिटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ जी सॉल्युबिलिटी ऑफ KNO3 इज़ 63 ग्राम एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ये मैं एग्जांपल लेता हूँ कि सॉल्युबिलिटी ऑफ KNO3 इज़ 63 ग्राम एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैं 40 डिग्री सेंटीग्रेड में 100 ग्राम ऑफ वाटर लूँ तो इस 100 ग्राम ऑफ वाटर में मुझे 63 ग्राम ऑफ KNO3 डिजॉल्व करना पड़ेगा, तब जाकर ये सॉल्यूशन जो है ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा। तो मैं कहूँगा कि सॉल्युबिलिटी ऑफ KNO3 इज 63 ग्राम एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। सॉल्युबिलिटी के साथ हमेशा एक टेम्परेचर जुड़ा रहेगा, क्योंकि हमने पहले भी ये पढ़ा था कि सैचुरेशन ऑफ ए सॉल्यूशन या सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है। एक सॉल्यूशन सैचुरेटेड है, मैं कह रहा हूँ कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये सॉल्यूशन जो हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। मैं अगर टेम्परेचर को बढ़ा दूँ सॉल्यूशन का 25 से मैं इसे हीट करके 50 डिग्री कर दूँ तो ये फिर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा, क्योंकि इस 50 डिग्री वाले सॉल्यूशन में मैं और सॉल्वेंट अगर सॉल्यूट को ऐड करूँगा तो वो ऐड होकर उनमें डिजॉल्व होने लगेंगे। देयरफॉर एक सॉल्यूशन में कितना एक सॉल्वेंट में कितना सॉलिड डिजॉल्व हो सकता है वो एक टेम्परेचर का फंक्शन है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होते हैं वैसे वैसे सॉल्वेंट
की कैपेसिटी भी बढ़ती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट अपने अंदर डिजॉल्व कर सकते हैं। देयरफॉर सॉल्युबिलिटी भी फिर चेंज होती रहेगी, क्योंकि सॉल्युबिलिटी है क्या, सॉल्युबिलिटी ये है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में कितने ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व करने पर वो पूरा सॉल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। यही होती है सॉल्युबिलिटी। तो इसके डेफिनेशन को भी एक बार देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा डेफिनेशन सॉल्युबिलिटी का, कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गिवन सॉल्यूट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज इन अ सॉल्वेंट इज डिफाइंड एज द वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम which when dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट फॉर्म्स a saturated solution at that temperature। तो जैसा हमने कहा था, कितना ग्राम ऑफ सॉल्यूट मैं 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करूँगा ताकि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में वो सॉल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए। जैसे कि KNO3 के लिए मुझे 100 ग्राम में 63 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में 63 ग्राम ऑफ KNO3 डालना पड़ेगा, तब जाकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड में हमें एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KNO3 या पोटेशियम नाइट्रेट मिलेगा। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट क्या है, 63 ग्राम एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये हुआ सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन। एक्सप्रेशन ये है कि सॉल्युबिलिटी इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 100। तो ग्राम बाई ग्राम करने से तो ये ग्राम ग्राम कैंसिल ही हो जाने वाली है, तो अल्टीमेटली सॉल्युबिलिटी एक नंबर होगी। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक न्यूमेरिकल से फिर से सॉल्युबिलिटी को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि 75 cc, मतलब वॉल्यूम, cc स्टैंड्स फॉर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो 75 cc ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड कंटेन्स 15 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। कहना ये चाह रहे हैं कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कितना है 75 cc, मतलब ये वॉल्यूम है इस सॉल्यूशन का 75 cc। इस 75 cc ऑफ सॉल्यूशन में क्या है, 15 ग्राम ऑफ सॉल्यूट है। 15 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, मैंने इस 75 cc ऑफ सॉल्यूशन में 15 ग्राम ऑफ सॉल्यूट है, जिसके कारण, और ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड में, जिसके कारण ये जो सॉल्यूशन है ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है हमारा। अब मुझे क्या कह रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ये सब्सटेंस जो ये सॉल्यूट है, इनका सॉल्युबिलिटी मुझे निकालना है। ठीक है, तो मुझे पता ही है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कितना ग्राम ऑफ सॉल्यूट है, 15 ग्राम ऑफ सॉल्यूट है, और कितना ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है यही अब मुझे निकालना है। अगर मैं सॉल्वेंट भी ग्राम में निकाल लूँ तो जस्ट सॉल्यूट का ग्राम डिवाइड बाय सॉल्वेंट का ग्राम इंटू 100 करूँगा तो मुझे सॉल्युबिलिटी मिल जाएगी। ऐसे सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 100। तो सॉल्यूट इन ग्राम तो मुझे पता ही है कि 15 ग्राम इसमें डला हुआ है। अब ये क्या है, ये 75 ग्राम ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सॉरी 75 cc ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन की वॉल्यूम दी हुई है, और लेकिन मुझे सॉल्यूट का मास निकालना है। ये कैसे करना है, और साथ में क्या दिया है मुझे, यहाँ पर ये स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है, मतलब डेंसिटी दिया है। ठीक है, तो मुझे सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, तो मुझे सॉल्यूशन का क्या क्या पता है अभी फ़िलहाल। सॉल्यूशन का मुझे वॉल्यूम पता है, कितना है 75 cc। ओके, सॉल्यूशन का मुझे डेंसिटी भी पता है क्योंकि ये गिवन है, कितना है 71.2, कुछ यूनिट नहीं दिया तो इसे आप ग्राम पर cc समझ लीजिए, ये हमारा डेंसिटी है। तो सॉल्यूशन का मास निकाल सकता हूँ, मास विल बी इक्वल्स टू, क्या होगा, मास विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वही मैं करूँगा, वॉल्यूम है 75 इंटू 1.2 दैट इज इक्वल्स टू 90 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ग्राम पर cc इंटू cc होगा तो कट के सिर्फ ग्राम। तो इसका मतलब कि इसमें कितना ग्राम ऑफ सॉल्यूशन है, 75 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक है, इस 75 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है, इस 75 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट ऑलरेडी बताया गया है कि सॉल्यूट है 15 ग्राम,
तो अगर सॉल्यूट 15 ग्राम है सॉल्यूशन में तो सॉल्वेंट कितना होगा 90 माइनस 15, सो डैट इज़ 75 ग्राम। तो हमारा सॉल्वेंट जो है 75 ग्राम है इस सॉल्यूशन में। तो मुझे सॉल्यूट का ग्राम पता चल गया, सॉल्वेंट का ग्राम पता चल गया, तो मैं ये सॉल्युबिलिटी निकाल ही सकता हूँ। तो सॉल्युबिलिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 15 ग्राम इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 75 ग्राम इंटू 100। इसे मैं सॉल्व करूँगा तो 20 ग्राम आता है एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। यही हमारा सॉल्युबिलिटी है। ओके, तो अब हमने जब सॉल्युबिलिटी पढ़ लिया है तो अब हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो एक लिक्विड में अगर मैं सॉलिड को डिसॉल्व करूँगा तो सॉल्युबिलिटी का कैसे कंसेप्ट निकल कर आता है वो देखते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। ओके, तो हमारे पास एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है ऑलरेडी, किसी भी एक सब्सटेंस का ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। हम जानते हैं कि जैसे ही हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन में और कुछ सॉल्यूट डालेंगे तो ये सॉलिड तो इनमें डिजॉल्व होने वाले नहीं है, ये नीचे जाकर ऐसे डिपॉजिट होकर रह जाएंगे इस हाल में। ये हमारा सॉल्यूट है और ये हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। इस हाल में हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी पढ़ा था, इस हाल में एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है बिटवीन सॉल्यूट विच इज ऑलरेडी डिजॉल्व्ड इन दिस सॉल्वेंट एंड ये क्रिस्टल सॉल्यूट। फिर से कह रहा हूँ, ऑलरेडी इस लिक्विड में सॉलिड डिजॉल्व थे और यहाँ पर हमने अलग से जो सॉल्यूट डाला है वो नीचे आकर डिपॉजिट हो गए हैं। तो ये देखा गया है कि इस डिपॉजिटेड सॉल्यूट और जो सॉल्यूट इस सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व्ड है उस सॉल्यूट के बीच और इस ये वाले क्रिस्टल वाले सॉल्यूट के बीच, इन दोनों सॉल्यूट के बीच एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं कि सॉल्यूट, प्योर सॉल्यूट जो ये वाला है इनके बीच में, और हमारा सॉल्यूट डिजॉल्व्ड जो ऑलरेडी इस सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व्ड है उस सॉल्यूट के बीच में, और ये जो प्योर सॉल्यूट हमने अभी बाहर से डाला है इस सॉल्यूट के बीच में, दोनों सॉल्यूट के बीच में एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है इन केस ऑफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अभी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है का क्या मतलब हो रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम में मान लीजिए कि इनमें से दो मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट निकल कर सॉल्वेंट में चले गए, ठीक है। उसी वक्त दो मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट इस डिजॉल्व्ड लिक्विड से निकलकर वापस इस क्रिस्टल के ऊपर आकर डिपॉजिट हो जाएंगे। तो हर एक एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पर जितने मॉलिक्यूल्स है वो सेम रहेंगे और जितने वाटर में ये लिक्विड में जो मॉलिक्यूल है वो भी सेम रहेंगे। तो इसे हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। एक इक्विलिब्रियम है, एक बैलेंस है, लेकिन वो डायनामिक है। मतलब एक रूम के अंदर अगर 100 बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो 100 स्टूडेंट्स है, 2 स्टूडेंट रूम से बाहर जा रहे हैं, 20 स्टूडेंट मान लीजिए रूम से बाहर जा रहे हैं और उसी वक्त 20 स्टूडेंट रूम के अंदर आ गए। तो हमारे इस क्लास में कितने हैं, अभी भी 100 ही है स्टूडेंट्स। तो ये लेकिन डायनामिक है, 20 जा रहे हैं 20 आ रहे हैं ऐसे। तो यहाँ भी वही है कि कुछ यहाँ से मॉलिक्यूल्स निकलकर सॉल्यूट में सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाते हैं और कुछ मॉलिक्यूल सॉल्वेंट से निकलकर या सॉल्यूशन से निकलकर जाकर इस क्रिस्टल के ऊपर फिर से डिपॉजिट हो जाते हैं या क्रिस्टलाइजेशन हो जाते हैं। तो ये प्योर सॉल्यूट का डिजॉल्व सॉल्यूट में कन्वर्ट होना, इसे ही हम कहते हैं डिसॉल्यूशन। मतलब जो सॉल्यूशन तैयार होता है, जो मेल्ट होना या डिजॉल्व होना हम कहते हैं। तो हमारा प्योर सॉल्यूट जो है वो डिजॉल्व हो जा रहे हैं, ठीक है, इसे हम कहते हैं डिसॉल्यूशन। वैसे ही जब डिजॉल्व्ड सॉल्यूट जो है वो क्रिस्टल बनकर अगर प्योर सॉल्यूट में कन्वर्ट हो जाएंगे और इनके ऊपर आकर डिपॉजिट हो जाएंगे तो उसे हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। अब जब इक्विलिब्रियम होता है तब हमारा रेट ऑफ डिसॉल्यूशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ऐसा कह सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम
इक्विलिब्रियम कब आएगा? जब हम एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट अलग से ऐड करेंगे, तो ये सॉल्यूट और इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट है उन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम होगा। और उस इक्विलिब्रियम के समय क्या होगा? हमारा रेट ऑफ डिसॉल्यूशन, जितने रेट से ये सॉल्यूट डिजॉल्व हो रहे हैं इसके अंदर, हमारे सॉल्यूशन के अंदर, उतने ही रेट से इस सॉल्यूशन से भी क्रिस्टल बनकर सॉल्यूट निकल कर बाहर आ जा रहे हैं ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये काम जब तक होता रहेगा तब तक हमारा, मैं बाहर से देखकर मुझे यही लगेगा कि ये सारे ऐसे नीचे पे अनडिजॉल्व ऐसे रखे हुए। तो ये हुआ हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड का कंसेप्ट। और जब अगर ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा तो ये हमारे जो सॉल्यूट है ये यहाँ से निकल के सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते जाएंगे, इनका क्वांटिटी कम होता जाएगा। उस वक्त हमारा इक्विलिब्रियम नहीं है, उस वक्त हमारा रेट ऑफ डिसॉल्यूशन ज़्यादा है और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बिल्कुल कम है। इसलिए ज़्यादा नेट मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि ये डिजॉल्व होकर सॉल्यूशन के अंदर घुलते जा रहे हैं, ऐसा हमें देखने मिल। लेकिन जब सैचुरेशन आ जाएगा तब इक्विलिब्रियम भी आ जाएगा। उस वक्त ये जितना डिजॉल्व होंगे उतना ही सॉल्यूशन से निकल कर इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे। तो वो क्रिस्टल रेट ऑफ डिसॉल्यूशन विल बी इक्वल्स टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एट इक्विलिब्रियम। तो ये सब बातें हमने देख ली। अब ये जो सॉल्युबिलिटी है हमारे सॉलिड का, कि एक सॉलिड इस लिक्विड में जाकर कितना अच्छे से घुल सकता है। सॉल्युबिलिटी का तो ऐसे भी मतलब है कि हमारे 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में कितना मैं सॉल्यूट डालूँगा ताकि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए। अगर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है मतलब मुझे ज़्यादा सॉल्यूट डालना पड़ेगा तब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा। अगर सॉल्युबिलिटी कम है तो इसका मतलब है कि मैं कम सॉल्यूट डाला हूँ उसमें ही सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। ठीक है ना, इतनी तो हमें समझ आ गई है। तो अब देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फैक्टर्स ऑन विच solubility of solids in liquids depends। किस किस फैक्टर पे ये डिपेंड करता है? तो 3 फैक्टर पे बेसिकली ये डिपेंड करता है। एक फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब इनका क्या मतलब है हमने पहले भी पढ़ा था, वो मिसिबल एंड इमिसिबल लिक्विड। वहाँ पर क्या पता चल रहा था कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, मतलब कि अगर मैं पोलर सॉल्वेंट में पोलर सॉल्यूट डालूँगा तो वो ईजिली डिजॉल्व हो जाएंगे। अगर मैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में नॉन पोलर सॉल्यूट डालूँगा तो भी वो ईजिली डिजॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि दोनों लाइक है। तो लाइक डिजॉल्व्स लाइक। लेकिन मैं अनलाइक डालूँ कि जैसे मैं एक नॉन पोलर सॉल्वेंट में पोलर सॉल्यूट डालूँगा तो वो डिजॉल्व अच्छे से नहीं होंगे। तो यही एक कंसेप्ट यहाँ पर आता है कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, नेचर इनका यही डिफाइन करता है। तो इनके अंदर मैं लिख सकता हूँ लाइक डिजॉल्व्स लाइक। इनका डिटेल हमने पहले पढ़ चुका है। ओके, ठीक है, ये बात हो गई कि पोलर में पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर डिजॉल्व्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, दूसरी बात है अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कि अगर मैं इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर को ही बढ़ा दूँ, हाँ, या बर्नर लगाकर इस टेम्परेचर को बढ़ा दूँ, तो क्या सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? ये एक बात है। तो इनका कंसेप्ट ये है कि अगर हमारा डिसॉल्यूशन प्रोसेस जो है, डिसॉल्यूशन है क्या? ये प्रोसेस ऑफ जो घुलना है ना, मतलब सॉल्यूट जो हमारे सॉल्वेंट में घुल जा रहे, डिजॉल्व हो जा रहे, इसी प्रोसेस को हम डिसॉल्यूशन कहते हैं। और जब सॉल्यूट हमारे सॉल्वेंट से निकल कर बाहर आ जाते हैं तो उसे हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो अभी डिसॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो अगर ये डिसॉल्यूशन प्रोसेस इज़ एंडोथर्मिक मतलब हमें पहले से पता है कि ऐसा एक प्रोसेस जिसमें मुझे हीट देना पड़ेगा सिस्टम में, तब जाकर वो प्रोसेस घटेंगे या प्रोसेस ऑकर होगा, हैपन। ओके, तो डिसॉल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है
तो मुझे टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी। ओके, अगर ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है। क्यों है ये हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ये डिसॉल्यूशन प्रोसेस अगर एक्सोथर्मिक है, इसके मतलब कि अगर कोई सॉल्यूट अगर सॉल्यूट में डिज़ोल्व हो रहा है तो मुझे डिज़ोल्व होने के लिए या करने के लिए हीट देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो डिज़ोल्व होने के बाद खुद हीट बाहर मुझे रिटर्न देंगे। ठीक है, तो इस टाइप के प्रोसेस को हम एक्सोथर्मिक कहेंगे। तो अगर हमारा डिसॉल्यूशन का प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, उस केस में अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। तो ये हमने देख लिया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो हमने एक इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, और एक थर्ड है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो ये देखा गया है कि हमारे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, इस केस में इफेक्ट ऑफ प्रेशर कुछ भी नहीं है। मतलब प्रेशर इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, इससे हमारी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर। क्या नहीं इफेक्ट हो रहा है? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ये इफेक्ट नहीं होता है बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। वाई? बिकॉज ये कह सकते हैं कि हमारा जो सॉलिड है, सॉलिड एंड लिक्विड दोनों ही बोथ आर हाईली इनकॉम्प्रेसिबल। इसका क्या मतलब है कि इनके ऊपर इफेक्ट कब होता प्रेशर का? अगर प्रेशर बढ़ रहा है और प्रेशर बढ़ने के कारण हमारे लिक्विड या सॉलिड का साइज या वॉल्यूम कम हो जाए तो उनका इफेक्ट होगा। जैसे कि गैस के केस में, अगर गैस एक कंटेनर में है और मैं उस गैस पर प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, प्रेशर बढ़ाने का यही मतलब है कि उस गैस का वॉल्यूम जो है कम होता जा रहा है। ठीक है, लेकिन सॉलिड या लिक्विड के केस में, सॉलिड या लिक्विड इन जनरली इनकॉम्प्रेसेबल होते हैं, मतलब आप उसे कंप्रेस करके छोटा नहीं कर सकते। ओके, तो जब वो इनकम्प्रेसेबल है तो उनके वॉल्यूम पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा प्रेशर का, और जब उनके ऊपर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा वॉल्यूम पे, देयरफॉर उनका सॉल्युबिलिटी भी चेंज नहीं होगा। ओके, तो ये कारण है कि हमारा प्रेशर का कोई इफेक्ट सॉल्युबिलिटी पे इन जनरल नहीं है। ठीक है, यहाँ तक तो हमने ये सब 3 इफेक्ट ही पढ़ना था, हमने पढ़ लिया। अब मुझे बस ये अच्छे से समझना है कि ऐसा क्यों, कि जब डिसॉल्यूशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है तब टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है, और जब डिसॉल्यूशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तब टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है। ये हमें एक बार देख लेना है बस। तो हम ये जानते हैं कि पहले वाला केस में देखते हैं, पहले वाले केस में कि जब हमारा डिसॉल्यूशन एंडोथर्मिक प्रोसेस है, डिसॉल्यूशन is एंडोथर्मिक, तब क्या हो रहा है? तब ऐसा कह सकते हैं क्या कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट प्लस हीट मैं यहाँ पर दूंगा, तब जाकर मुझे सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलेगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, और इक्विलिब्रियम में अगर मैं हूँ तो ये रिटर्न केस भी सही है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन टूटकर हीट, सॉल्वेंट और सॉल्यूट में बदल सकते हैं। ठीक है ना, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में अगर है तो ये बात भी बाई डायरेक्शनल सही है। ठीक है, तो ये जो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो यहाँ पर हम ऐसे भी लिखते हैं एंडोथर्मिक मतलब डेल एच सॉल्यूशन इज पॉजिटिव। अगर मुझे हीट देना होता है तो उसे हम पॉजिटिव कहते हैं। तो डेल एच मतलब हो रहा है इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अब इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, ये हमने पिछले बार थोड़े शायद फर्स्ट वीडियो में ये पढ़ा था।
तो वो एक बार देख लेते हैं छोटे करके। जस्ट इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन हमने पढ़ा था कि इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है हमारा डेल एच सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू डेल एच लैटिस प्लस डेल एच सॉल्वेशन। इसका यही मतलब है कि अगर मुझे कोई चीज़, ये हमारा एक सॉल्वेंट है और ये हमारा एक सॉल्यूट है, ठीक है, सॉल्यूट है। मुझे अगर इन दोनों को मतलब इस सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना है तो अल्टीमेटली ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल ये एक दूसरे में मिक्स हो जाए, होमोजीनियस मिक्सचर हो जाए, कहीं पर सॉल्यूट कहीं पर सॉल्वेंट, ऐसे बिल्कुल हो जाना चाहिए, ऐसा मिक्सचर जैसा, तभी तो ये हमारा एक होमोजीनियस सॉल्यूशन बना A प्लस बी का, ठीक है। ऐसे होने में क्या करना है, मुझे यहाँ पर जो लैटिस है इंथैल्पी मतलब लैटिस एनर्जी है, ये एक दूसरे के साथ अच्छे से ऑर्गेनाइज करके एक अट्रैक्शन फोर्स बनाकर है, इसी से एक एक मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, इनके भी एक एक मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है। तो इस अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मुझे हटाना पड़ेगा, ओवरकम करना पड़ेगा। इसके लिए मुझे कुछ एनर्जी यहाँ डालना पड़ेगा, यहाँ भी कुछ एनर्जी डालना पड़ेगा। वो जो एनर्जी है वो है लैटिस, इंथैल्पी ऑफ लैटिस, ठीक है। अब ये अलग अलग हो गए। अब ये क्या होगा, एक दूसरे के साथ कॉम्बाइन करेंगे ऐसे, फिर यहाँ पर बॉन्ड बनेगा इनके बीच। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो मुझे एनर्जी डालना पड़ता है, तब बॉन्ड इज ब्रेकिंग। और जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो ये खुद एनर्जी आउट करते हैं, ठीक है। जब मैं एनर्जी डाल रहा हूँ तो इसे क्या कहते हैं, प्लस, पॉजिटिव। और जब एनर्जी यहाँ से निकल कर बाहर आ रहा है इसे क्या कहते हैं, नेगेटिव, ठीक है। और ये वाला एनर्जी जो है इसे हम एनर्जी इंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन कहते हैं, डेल एच सॉल्वेशन। और ये जो एनर्जी है यहाँ जो हमें डालना होता है इसे हम कहते हैं इंथैल्पी ऑफ लैटिस। इन दोनों के समेशन को कहते हैं इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अब आप खुद देखिए, अगर ये इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब है कि हमारा ये वाला टर्म बड़ा है और ये नेगेटिव वाला जो टर्म है ये छोटा है, ठीक है। तो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन अगर पॉजिटिव हो तो इस दैट केस हमारा लैटिस जो हमें एनर्जी डालना है वो ज़्यादा है, जो एनर्जी हमें मिलेगा वो कम है, ठीक है। तो जो हमें एनर्जी डालना है वो ज़्यादा है, देयरफॉर मुझे हीट भी अलग से डालना ही पड़ेगा, तभी जाकर ये टूटेगा और टूट कर फिर ये फॉर्मेशन होगा। तो वही सारे से ये आता है कि ये डेल एच सॉल्यूशन पॉजिटिव है, ये एंडोथर्मिक है, मुझे हीट डालना पड़ेगा तब जाकर ये सब टूटेंगे और ऐसा बनेगा। तो वो यहाँ पे ये है, ओके। अब देखिए अगर इस प्रोसेस में अगर मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया तो एज पर ला चैटलियस प्रिंसिपल, ठीक है, ये आपने सुना होगा, ये ला चैटलियस प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा था। ये प्रिंसिपल सिर्फ ये कहते हैं कि कोई भी पैरामीटर को अगर मैं इंक्रीज़ कर दूँ या डिक्रीज़ कर दूँ तो हमारा जो इक्विलिब्रियम है ऐसे डायरेक्शन में शिफ्ट करता है कि उस चेंज को वो नलीफाई करना चाहता है। फॉर एग्जांपल, मैंने अगर टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दिया तो इक्विलिब्रियम हमारे इस ऐसे डायरेक्शन में शिफ्ट होगा कि ये इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर को वो डिक्रीज़ करना चाहेंगे, उसे नलीफाई करना चाहेंगे। तो वैसे ही देखिए, अगर ला चैटलियस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देता हूँ तो हमारा इक्विलिब्रियम या पूरा रिएक्शन इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिससे टेम्परेचर डिक्रीज हो। अब आप बताइए, अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ है तो और मुझे टेम्परेचर डिक्रीज़ करना है तो वो जो हीट है उसे यूज अप कर लेना होगा, उसे कंज्यूम कर लेना होगा, तब जाकर टेम्परेचर डिक्रीज होगा। और इस हीट को कंज्यूम करने के लिए रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट प्लस हीट, ये सारे कॉम्बाइन होके सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेंगे। इसका मतलब कि मुझे अगर मैं हीट दे रहा हूँ और उस हीट को कंज्यूम कर लेना है तो ये पूरे रिएक्शन को यहाँ से हमारे लेफ़्ट से राइट की तरफ जाना पड़ेगा। ये है रिएक्शन का डायरेक्शन। तो हमारा इक्विलिब्रियम जो है विल शिफ्ट फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, यहाँ से यहाँ। इसका मतलब क्या है कि और ज़्यादा करके सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनना होगा, ठीक है। और ज़्यादा सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन रहा है मतलब क्या, कि हमारी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो गई है। या इस केस में क्या है, हम अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो ये सॉल्यूशन बनने की तरफ जा रहा है, ना कि सॉल्यूशन से सॉल्यूट या सॉल्वेंट अलग होने की तरफ, सॉल्यूशन बनने की तरफ जा रहा है।
तो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं मतलब सॉल्यूशन बनेंगे मतलब कि हमारी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस तो हमारी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज। क्यों? बिकॉज एज पर लार्चेटेस प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो रहा है, इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड टूवर्ड्स राइट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है इक्विलिब्रियम, हमारी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, जस्ट रिवर्स भी समझ सकते हैं इसी केस में, जब अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगी तो हमारी सॉल्युबिलिटी जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर सारे को सोचेंगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए एक ही बात है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है। सीधी सी बात है, टेम्परेचर डिक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज ही होगी। ओके, कंसेप्ट यही है। उस केस में हमारा इक्विलिब्रियम जो है वो इस डायरेक्शन में आएगा। हमारा इक्विलिब्रियम जब टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तब हमारा इक्विलिब्रियम लेफ्ट राइट टू लेफ्ट में आएंगे, उस वक्त हमें सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। सॉल्यूशन जो है वो टूट कर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट प्लस हीट हमें दे देगा। तो जब मैंने टेम्परेचर डिक्रीज किया है तो अब एज पर लार्चेटेरियस प्रिंसिपल अब क्या काम है हमारे इक्विलिब्रियम का कि टेम्परेचर को इंक्रीज करना है। अब टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, वो सॉल्यूशन को तोड़कर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट प्लस हीट बना देंगे। तो जैसे हीट आ गया हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। तो यही प्रोसेस है डिसॉल्यूशन का इन केस ऑफ एंडोथर्मिक। अब एंडोथर्मिक जब समझ आ गया है तो एक्सोथर्मिक भी यही सिमिलर पैटर्न से हमें समझ आ जाएगा। एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन, दिस सॉल्यूशन इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में सबसे पहले हमारा डेल एच सॉल्यूशन जो है वो नेगेटिव होगा। सेम बात है, यहाँ से उसी कंसेप्ट को आपको उठाना है। और क्या है कि सॉल्यूट, एक्सोथर्मिक का क्या मतलब है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब बन रहा है तो मुझे हीट देने की ज़रूरत नहीं है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट से जब सॉल्यूशन बन रहा है तो मुझे हीट देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि खुद हीट रिलीज होगा वहाँ से। तो मुझे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज विल गिव सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्लस हीट वो देंगे मुझे खुद, मैं नहीं दूंगा उसे। ऐसा इस डायरेक्शन में और रिवर्स में ऐसे। ओके, अब आप देखिए एज पर लार्चेटेस प्रिंसिपल, अगर मैंने हीट टेम्परेचर इंक्रीज किया मतलब मैंने हीट दे दिया है, हीट ज़्यादा कर दिया। अब हीट को कम करना है, हीट ज़्यादा है, हीट को कम करना है, मतलब हीट को कंज्यूम होना होगा। हीट कब कंज्यूम होगा, जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्लस हीट ये दोनों मिलेंगे और सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बना देंगे। तो ये हीट क्या होगा, यूज्ड अप हो जाएगा, मतलब कंज्यूम हो गया, ख़त्म हो गया, कम हो गया। तो मैंने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, टेम्परेचर डिक्रीज़ करने के लिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्लस हीट मिलकर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बना देंगे और हमारा हीट ख़त्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। ओके, एज पर लार्चेटेस प्रिंसिपल। देयरफॉर इस केस में क्या होगा, हमारा इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट, इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। और लेफ्ट में अगर इक्विलिब्रियम आ रहा है मतलब क्या, ये सॉल्यूशन बनने को फेवर कर रहा है कि सॉल्यूशन से सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग करने में फेवर कर रहा है। ऑब्वियसली अलग करने में फेवर कर रहा है। तो अलग करने में फेवर करने का यही मतलब है कि हमारी सॉल्युबिलिटी जो है डिक्रीज हो गई है। ओके, बिकॉज रीज़न ये है, बिकॉज ये। सिमिलरली उल्टा भी समझ सकते हैं कि अगर टेम्परेचर डिक्रीज है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। तो ये भी दोनों ही एज पर लार्चेटेस प्रिंसिपल हमने समझ लिया। एक छोटे से स्पेशल केस है, वो थोड़ा ध्यान रखना, हमारे एमसीक्यू या कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए अच्छे होंगे। कि जैसे कुछ हमारे पास ऐसे सॉल्ट्स है जैसे कि NaCl या KCl, ये सारे सॉल्ट्स जो है इनका जो हीट एब्जॉर्प्शन है, जब ये डिजॉल्व हो रहे हैं, डिसॉल्यूशन हो रहा है इनका, तो ना तो ज़्यादा एक्सोथर्मिक है ना तो ज़्यादा एंडोथर्मिक है, या कह सकते हैं स्लाइटली एक्सोथर्मिक है। बहुत थोड़ा हीट वो एब्जॉर्ब करते हैं और ये सॉल्यूशन बना देते हैं। उस केस में हमारे टेम्परेचर के इंक्रीज या डिक्रीज का इन पर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता सॉल्युबिलिटी पे। तो उस केस में जैसे ये हुआ कि NaCl और KCl, इस केस में टेम्परेचर का इफेक्ट ज़्यादा इन पे नहीं पड़ता। ठीक है, टेम्परेचर
का इफेक्ट इन पे ज़्यादा नहीं पड़ता। नो इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी, नो इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर। ओके, क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि ये बहुत स्लाइटली एंडोथर्मिक है। तो अगर ये बहुत स्लाइटली एंडोथर्मिक है, मैं पकड़ सकता हूँ कि ये एंडोथर्मिक है ही नहीं, बल्कि इसे ये ना हीट दे रहा है ना ले रहा है। तो जब ये हीट दे रहा है ना ले रहा है तो टेम्परेचर का भी कोई इफेक्ट इन पे नहीं पड़ता है। तो ये एक बात हो गई। दूसरा नोट है कि हमारे पास एक सॉल्ट है जिनका नाम है ग्लूबर्स सॉल्ट, GLAUBER, ग्लूबर्स सॉल्ट। ये सॉल्ट एक्चुअली ऐसा है, Na2SO4.10H2O। तो इसे कहते हैं डेका हाइड्रेटेड। ये 10 है मतलब डेका, H2 मतलब वाटर है तो हाइड्रेशन, तो डेका हाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट। ओके, डेका हाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट, डेका हाइड्रेटेड, हाँ, DECA, डेका हाइड्रेटेड, डेका हाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट, ये एक सॉल्ट है। इस सॉल्ट का नाम एक्चुअली है ग्लूबर्स सॉल्ट। इस ग्लूबर्स सॉल्ट का एक फीचर ऐसा है कि ये टेम्परेचर पे इनका क्या इफेक्ट पड़ता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्लूबर्स सॉल्ट विथ टेम्परेचर। तो ये अगर मैं 0 से स्टार्ट करूँ, 0 से मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 0 से 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये कैसे काम करते हैं, ये एंडोथर्मिक डिसॉल्यूशन है इनका। जब तक ये सॉल्ट इस टेम्परेचर रेंज में है, ये घुलते वक्त इनको हीट चाहिए, ये एंडोथर्मिक डिसॉल्यूशन दिखाएंगे, ठीक है। और इस टेम्परेचर के बाद ये एक्सोथर्मिक डिसॉल्यूशन दिखाते हैं, ठीक है। और इनका ये मतलब हो कि जब तक ये एंडोथर्मिक डिसॉल्यूशन दिखाते हैं तब तक टेम्परेचर राइज से इनका सॉल्युबिलिटी जो है वो भी राइज होगा, हमने देखा है सॉल्युबिलिटी वो भी राइज होगा। और जब ये एक्सोथर्मिक दिखाने लगेंगे तब टेम्परेचर के राइज से इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, ठीक है ना। तो इससे ये पता चल रहा है कि इनकी सॉल्युबिलिटी एक पर टेम्परेचर है 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके पहले अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ रही है, इसके बाद अब मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो सॉल्युबिलिटी कम होने लग गई। तो मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी मुझे कहाँ मिलेगा, 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मिलेगा। ये एक स्पेशल सॉल्ट है, ओके, इनका ऐसा ऐसा फीचर है। तो इनके कारण इनके कारण ये जो टेम्परेचर है 32.4, जहाँ पर ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम एंडोथर्मिक डिसॉल्यूशन टू एक्सोथर्मिक डिसॉल्यूशन, इसे हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर, ट्रांजिशन टेम्परेचर, ओके। और इस टेम्परेचर के बाद इनका जो ये हाइड्रेटेड ये है डेका हाइड्रेटेड, ये निकल जाता है यहाँ से यहाँ तक में, क्योंकि हीट कम है इसके अंदर। ग्लूबर सॉल्ट के साथ ये 10 हाइड्रो H2O अटैच्ड है। जैसे ही इससे ज़्यादा टेम्परेचर हो गए ये 10 H2O बाहर निकल गए, इसी कारण इनका नेचर जो है एंडोथर्मिक से एक्सोथर्मिक हो जाता है। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि Na2SO4.10H2O ये है। ये कुछ देर के बाद जब हमारा टेम्परेचर 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर है तब ये यहाँ से ऐसा बन जाएंगे। कैसा बन जाएंगे, Na2SO4 प्लस 10H2O, इनके वाटर निकल के बाहर। और जब फिर से टेम्परेचर 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे हो जाएगा तो फिर ये वाटर इनके संग अटैच होकर ऐसा हो जाएंगे। तो ये हमारा हाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट है और ये हमारा एनहाइड्रस सोडियम सल्फेट है। एनहाइड्रस मतलब जिनमें वाटर नहीं है, तो ये एनहाइड्रस सोडियम सल्फेट। और ये हमारा हाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट, हाइड्रेटेड, यहाँ मैं लिखा ही हूँ डेका हाइड्रेटेड, तो डेका हाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट,
ये जो टेम्परेचर है इसे हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। ओके।